नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इतिहास बने अंग्रेजी दौर के 3 आपराधिक कानून। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों को दी स्वीकृति। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य कानून की लेंगे जगह। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को देश ने किया नमन। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई अटल जी की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, अटल जी का समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने महामना की संकलित रचनाओं का किया विमोचन। कहा, परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे मालवीय जी। इंदौर में मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शिरकत। हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को सौंपे दशकों से लंबित बकाया चेक। खरगोन जिले में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की भी रखी आधारशिला। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। कुल 28 मंत्रियों ने ली शपथ। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, विश्वास सारंग जैसे कई प्रमुख नाम शामिल। सीएम मोहन यादव ने चौमुखी विकास को बताया प्राथमिकता। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का जम्मू कश्मीर दौरा। पुंछ सेक्टर में सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। सैन्य कमांडरों को सर्वाधिक पेशेवर तरीके से अभियानों को अंजाम देने के दिए निर्देश। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। प्रधानमंत्री आवास पर क्रिसमस समारोह का आयोजन। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, समावेशी विकास में ईसाई समुदाय का अहम योगदान। न्यूज क्लिक मामले में आरोपी एचआर हेड अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बनने को तैयार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देकर मांगी अनुमति। यूएपीए के तहत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है चक्रवर्ती। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन तीनों कानूनों ने औपनिवेशिक दौर के आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य कानून की जगह ले ली है। 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ली है। इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार की मंशा सजा की बजाय न्याय और सुधार पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने की है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में न्याय प्रणाली नागरिक केंद्रित होगी। इससे न केवल औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से छुटकारा मिला है, बल्कि लंबी और जटिल आपराधिक न्याय व्यवस्था को आसान करने में भी मदद मिलेगी। और अब आज की दूसरी अहम खबर। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर भी पूरे देश में मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती। इस मौके पर देश ने उन्हें किया नमन। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को देश सुशासन दिवस के तौर पर मनाता है। सदैव अटल पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। अटल जी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष भजन संध्या कार्यक्रम में भी शामिल हुई। वहीं संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। अटल जी की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी ई लर्निंग पाठ्यक्रम लॉन्च किया। वहीं अटल फाउंडेशन ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में अटल सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया। मेरा तो मिनिस्ट्री महिला और बाल विकास है, तो उस वक्त अटल जी ने महिला और बच्चों के लिए काफ़ी काम किया था कि बच्चे पढ़े, इसलिए उस कानून लाए। महिलाओं को भी एम्पावरमेंट हो, इसलिए भी बहुत ही अच्छा काम किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 1924 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। भारतीय राजनीति में पुरजोर दखल रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। उनका 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। गिरीश निशाना, शैलेंद्र मिश्रा और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के दौरान देश ने एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। सरकार की भूमिका लोगों के प्रयासों में सक्षमकर्ता बनकर उनके संकल्प को पूरा करने में सहायता करने की है। और इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज देश भर में सुशासन दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश भर में सुशासन दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। योगी आदित्यनाथ ने अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजी में सुशासन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और अटल जी को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने काशीपुर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में सुशासन दिवस समारोह में शामिल हुए।
इन 1 वर्ष के अंदर सदैव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने, उनके जीवन के हर एक उस पक्ष को जिसने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, इसके लिए प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने के लिए जहां सरकार नई दिशा में प्रयास करेगी। भारत रत्न जो प्रधानमंत्री थे पहले, उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के हिसाब से मनाया जाए। हम लोग का जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप किया, इस टेक्नोलॉजी को साथ में रखते हुए हम चाहते हैं कि जितना प्रोग्राम है, जितना हम लोग का स्कीम है, सब लास्ट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में अटल जी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और पार्टी के अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाजपेयी जी की जयंती पर जोधपुर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जैसे हमने आपको बताया। और सुशासन दिवस के मौके पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमारा संकल्प विकसित भारत और विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और आज का जो हमारा विशेष है, जो हम चर्चा करने वाले, उसका विशेष है कि सुशासन का अमृत संकल्प। जी हां, आज का हमारा विशेष सुशासन का अमृत संकल्प हमने ली है कि अगले 25 वर्षों में किस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर हमें खड़ा करना है, और इसके लिए सुशासन और इसका क्या कुछ अमृत संकल्प है, हम आज इसी विषय पे बातचीत करने वाले हैं। और इस बातचीत में, इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, जो कि प्रोफेसर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री जेएनयू से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी सर। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं समीर चौगांवकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तिवारी सर आपसे। और जिस तरह से हमने कहा कि सुशासन का अमृत संकल्प हमने आज के इस चर्चा का विषय रखा है, और आज जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, और आज के दिन को पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला बीते वर्षों में लिया गया। जब हम कहते हैं कि अमृत संकल्प सर हमने ली है कि अगले 25 वर्षों में, चाहे वो भागीदारी की बात हो, समावेशिता की बात हो, पारदर्शिता की बात हो, जवाबदेही की बात हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगा और एक विकसित भारत के तौर पर अपने आप को खड़ा कर पाएगा। असीम जी, बहुत बहुत आभार मुझे इस अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व के विषय में चर्चा के लिए हमको बुलाए हैं। ये कालजयी पुरुष थे, सिर्फ नेता ही नहीं थे, कवि थे। इसलिए सहज ही उनकी पार्टी के जो नेता हैं और विशेष रूप से वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी कि 25 दिसंबर का जो दिन है, जब उनका अवतरण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उस दिन को सुशासन दिवस मनाया जाएगा। उसके कारण सिर्फ इतना है कि अटल जी जो थे वो सिर्फ महान व्यक्तित्व ही नहीं थे, वो ये चाहते थे कि इस देश में सुशासन आए। अगर आपने उनके भाषणों को सुना होगा, चाहे वो संसद के अंदर हो प्रधानमंत्री के रूप में, या विपक्षी नेता के रूप में, या पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, हमेशा उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि देश में सुशासन होना चाहिए। और सुशासन की उनकी प्रेरणा आपने अगर सुना होगा तो एक बार उन्होंने 1996 में जिस दिन वो बहुमत नहीं हासिल कर पाए थे, 13 दिन की सरकार
थी उसमें उन्होंने कहा था, नभी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। जी। उन्होंने जो प्रेरणा ली थी कि मृत्यु से भय नहीं है, लेकिन कोई हमारा जो यश है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो शैली है वो दूषित न हो, इसलिए ही इस सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय लिया होगा कि इसको ऐसा दिवस के रूप में मनाया जाए जिससे कि हमारे देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था बने और नैतिक शासन व्यवस्था बने। और आपने ये भी बताया कि 25 वर्ष का जो अमृतकाल है और 25 वर्ष का जो बीड़ा उठाया हुआ है प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए, कि 25 वर्ष के बाद हमें लगता है कि हमारे देश में पूर्णतया एक ऐसे राज्य की संकल्पना होगी जिसे राम राज्य भी कहा जाता था। उससे भी अटल जी जुड़े हुए थे और अटल जी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादुर्भाव हुआ है उससे जुड़े हुए पहले नेता थे। और जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो पहले नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था और उन्होंने एक प्रकार से ये दुनिया को सिखाया था, विशेष रूप से भारत को, कि गठबंधन की सरकार को किस प्रकार से चलाया जा सकता है और किस उत्तम ढंग से और शौर्य के साथ चलाया जा सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर दिन चुना गया है कि आज के दिन हम संकल्प करें कि पूरे वर्ष और हर वर्ष ऐसा संकल्प करें कि हमारी शासन व्यवस्था सुदृढ़, स्वच्छ, शुचितापूर्ण हो। यही इस दिन का और इस दिवस की महत्ता मुझे लगती है। ठीक है समीर जी, ऐसे में जब न सिर्फ बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश ने ये अब मन बना लिया है कि आने वाले 25 वर्षों में हम सुशासन के जरिए, एक अच्छे शासन के जरिए हम भारत में राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे, जहां की ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार ना हो, हर कोई सुखी से रहे, हर कोई सुरक्षित रहे। जितने भी पिलर्स हमने अभी नाम लिए, चाहे वो भागीदारी, सबकी भागीदारी के साथ हो, सबका साथ सबका विकास, या फिर समावेशिता की बात हो, इन तमाम पिलर्स के जरिए आने वाले वर्षों में न सिर्फ वाजपेयी जी का एक विजन बल्कि उस विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का एक संकल्प लिया है और जिस संकल्प की यात्रा में हम सभी शामिल हैं, कैसे देखते हैं सुशासन के जरिए हम किस तरह से अमृतकाल में पहुंचे हुए हैं और इसकी यात्रा पूरी कर हम एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक, मुझे लगता है उसकी प्रेरणा उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी से मिली थी। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति के अंदर सीधे मुख्यमंत्री बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे। नरेंद्र मोदी ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगी कि जो संगठन देख रहे थे उन्हें सीधे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाएगा। इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी की सहमति थी। मुझे लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे इस बात को कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी नाम का जिस व्यक्ति को मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर भेज रहा हूं, जो संगठन में लगातार काम कर रहा है, वह देश और दुनिया का नाम बहुत रोशन करेगा और भारत को एक नई राजनीति देगा। मुझे लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि थी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे नेता को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में कैसा प्रदर्शन रहा, देश में 10 साल होने को आए कैसा प्रदर्शन रहा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का संगठन के अंदर, संघ के अंदर, सरकार के अंदर कितना लंबा अनुभव रहता। संघ के प्रचारक रहे, जीवन भर अविवाहित रहे, 1957 में पहली बार सांसद चुने गए थे। उसके बाद से 45 साल का संसदीय उनका इतिहास रहा है। लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष के नेताओं से भी उनके संबंध कितने सहज और सरल थे और इतना आत्मीयता से भरपूर थे कि आज देखिए कि आज विपक्ष के नीतीश कुमार उन्हें याद करते हैं, ममता बनर्जी उन्हें याद करती है और सभी विरोधी दलों को साथ में लेकर सरकार बनाने की जो कला अटल बिहारी वाजपेयी की थी। एनडीए का गठन तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे व्यक्ति को साथ में लाना, दूसरे दलों को साथ में लाना, छोटे दलों को जोड़ना और 5 साल सरकार चलाना, ये अटल बिहारी जी के व्यक्तित्व को दिखाता है कि सबको साथ के लेकर चलना। मुझे लगता है 3 बार प्रधानमंत्री बनना लगातार, शायद जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी पहले व्यक्ति थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने। भले ही उनका कार्यकाल पहली बार का 13 दिन का रहा हो, दूसरी बार का 13 महीने का रहा हो और तीसरी बार का 4 महीने और 8 महीने का रहा हो, लेकिन देश की जनता ने 3 बार उन्हें सत्ता दिया। ठीक है, पहली बार 13 दिन में वो बहुमत प्रूव नहीं कर पाए, 1 वोट से सरकार गिर गई। अगर राजनीतिक शुचिता अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर नहीं होती तो 1 वोट की व्यवस्था वो आराम से खरीद फरोख्त करके कर सकते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम खरीदने में विश्वास नहीं करते, हम जनता के समर्थन पे भरोसा करते हैं, हम जनता के बीच जाएंगे और फिर चुनकर आएंगे। तो फिर चुनकर आए और दूसरी बार चुने और तीसरी बार भी उन्होंने पूर्ण 5 साल की सरकार चलाई। मुझे लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का जो विजन था देश के लिए, और उन्होंने तो कहा था
कि मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूं जहां भय नहीं हो, जहां भूख नहीं हो, जहां निरक्षरता ना हो और जहां अभाव ना हो। मैं भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहता हूं। परमाणु शक्ति के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे कि जिनके नेतृत्व में अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति, मिसाइल मैन को देश ने राष्ट्रपति के रूप में चुना था। मुझे लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, संघ के जनसंघ के संस्थापक उसमें रहे, 80 में भारतीय जनता पार्टी को बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लेके जा रहे हैं और उन्हीं के विजन को प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के अंदर 2047 तक करने का प्लान लेकर चल रहे हैं। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की बेस था, जिसके आधार पर आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, और प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में प्रोफेसर तिवारी, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में ये कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र का वो जो है बचे रहने चाहिए लोकतंत्र। ऐसे में आप हम सभी देख रहे हैं कि बीते वर्षों में, बीते सत्रों में संसद में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, कार्यवाही नहीं हो पा रही है, लोकहित के जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोकहित के मुद्दे ही तो उनके पूरे जीवन का एक प्रण रहा है। और आपने बहुत उत्तम उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए और जनतंत्र, लोकतंत्र रहना चाहिए। और उसी सेंटेंस के आगे मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि यदि शुचिता का त्याग करना पड़े सरकार के लिए, तो मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा। जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको पता होगा संभवतः चिमटे का क्या अर्थ होता है, जिससे रोटी सेकी जाती है। तो अर्थात वो उसको बिल्कुल उससे दूर रहना चाहते थे। उनके व्यक्तित्व में शुचिता थी, उनके इसीलिए उनकी जो कल्पना थी राम राज्य की, जहां पे सभी एक प्रकार से सुखी रहे। तो आजकल जो हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, उसमें मुझे लगता है कि भारत की जनता को, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य हो, वो सारे स्मरण रहेंगे कि किस प्रकार से विपक्ष व्यवधान की जो भूमिका निभा रहा है वो मुझे लगता है किसी को रास नहीं आएगा। और मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को तो बिल्कुल ही रास नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो प्रण था वो शुचिता ही नहीं, लेकिन एक स्वच्छ जो राजनीति है, स्वच्छ जीवन है, मन स्वच्छ है, और कवि हृदय थे, इसलिए उनका हृदय और भी विशाल था। चलिए समय इतना ही है। प्रोफेसर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। और साथ ही साथ समीर चौगांवकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। समय की कमी की वजह से हम आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर
अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की संकलित रचनाओं की 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का भी विमोचन किया। एक उत्कृष्ट विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सदैव याद किए जाने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत हैं। उनकी 162वीं जयंती के अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया गया। PM ने कहा कि भारत की कितनी ही पीढ़ियों पर महामना का ऋण है। महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आने वाली कई सदियों तक हर पल हर समय उनसे प्रभावित होते हैं। भारत की कितनी ही पीढ़ियों पर महामना जी का ऋण है। वो शिक्षा और योग्यता में उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन जीने वाले महामना को प्रधानमंत्री ने प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि मालवीय जी ने ऐसे राष्ट्र का विजन दिया जिसके आधुनिक शरीर में प्राचीन आत्मा सुरक्षित रहे। जब अंग्रेजों के विरोध में देश में शिक्षा के बायकॉट की बात उठी तो मालवीय जी उस विचार के खिलाफ खड़े हुए। वो उस विचार के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बायकॉट की जगह हमें भारतीय मूल्यों में रची स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की दिशा में जाना चाहिए। और मजा देखिए, इसका जिम्मा भी उन्होंने खुद ही उठाया और देश को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में एक गौरवशाली संस्थान दिया। PM ने महामना के व्यक्तित्व का जिक्र कर राष्ट्र प्रथम के संकल्प की भावना को एक बार फिर से दोहराया। महामना के ऐसे कितने ही योगदान हैं जो संपूर्ण वाङ्मय के 11 खंडों के जरिए अब प्रामाणिक रूप से सामने आएंगे। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य समझता हूं कि हमने उन्हें भारत रत्न दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय को काशी की सेवा करने का मौका मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काशी का सेवा करने का मौका मिला, जिस संस्मरण को PM मोदी ने विज्ञान भवन के अपने कार्यक्रम में याद किया और कहा कि 2014 में जब मैं काशी से नॉमिनेशन कर रहा था तो उनके परिवार के लोग मेरे प्रस्तावक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार आज हर नागरिक के पास खुद जाकर उसे सुविधाएं दे रही है और कोशिश कर रही है कि जन कल्याण की सभी योजनाएं जन जन तक पहुंचें। PM ने बताया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से सिर्फ 40 दिन के भीतर 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। PM ने कहा कि आज भारत में जनता और सरकार के बीच भरोसा नई बुलंदियों पर है। यही भरोसा देश के आत्मविश्वास में झलक रहा है और यही आत्मविश्वास आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बन रहा है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।
इस दौरान इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के बकाये से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपए का चेक भी उन्हें सौंपा गया। गौरतलब है कि इंदौर में हुकुमचंद मिल 1992 में बंद होने के बाद मिल श्रमिकों ने अपने बकाये के भुगतान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इंदौर नगर निगम द्वारा खरगोन जिले के ग्राम समराज और आशुखेड़ी में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। आज का ये कार्यक्रम हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों की बरसों की तपस्या, उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परिणाम है। आज सांकेतिक तौर पर 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। आने वाले दिनों में ये राशि श्रमिक भाई बहनों तक पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविष्य की सुबह है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखें। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए मेरे श्रमिक भाई बहन, और जब उनके गले में मालाएं देख रहा हूं ना, तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि कैसा शुभ अवसर आया है। कितने लंबे अरसे की प्रतीक्षा के बाद आया है। ये आपके चेहरे की खुशी, आपके गले की माला की सुगंध हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करने की अवश्य प्रेरणा देती रहेगी। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली, इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। हर लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा एमपी में स्थान स्थान पर पहुंच रही है। चुनाव की वजह से एमपी में ये यात्रा कुछ विलंब से शुरू हुई है, लेकिन उज्जैन से शुरू होने के कुछ ही दिन के भीतर इससे जुड़े 600 से भी अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाभ मिल रहा है। मेरा एमपी के सभी लोगों से आग्रह है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आपके यहां आने वाली हो, आप भरपूर उसका फायदा उठाइए, उसका लाभ लीजिए, हर कोई वहां पहुंचिए। कोई भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित ना हो, हमारी यही कोशिश है। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। भोपाल स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 18 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री भी शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वास सारंग का नाम प्रमुख है।
और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान सोमवार को भी 5वें दिन जारी है। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ की टीमें आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को जम्मू पहुंचे। सेना प्रमुख ने कमांडरों के साथ बातचीत की और उन्हें पेशेवर तरीके से ऑपरेशन चलाने और सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ और स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सोमवार को जम्मू पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया। सेना प्रमुख को सुरक्षा स्थिति पर ताज़ा जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने वहां तैनात कमांडरों से बातचीत की। सेना प्रमुख ने उन्हें सर्वाधिक पेशेवर तरीके से ऑपरेशनों को अंजाम देने का निर्देश दिया। सेना प्रमुख ने सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ रहने के लिए भी उनसे कहा। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में क्रिसमस के कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इन वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए ये जवान अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. गुरुवार को पुंछ के सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों के काफिले पर किए गए हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ा। आतंकी हमले वाली जगह के पास संदिग्ध परिस्थितियों में 3 ग्रामीणों की शवों की बरामदगी के मामले में सेना ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेड कमांडर को अटैच कर दिया है। उनकी यूनिट घटना क्षेत्र में ऑपरेशन देखरेख पर तैनात थी।
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर 3 नागरिकों के शव बरामदगी मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके एक विवाद को पैदा करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को एक बार फिर धनखड़ की नकल उतारी। उनके इस नकल के बाद एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल पैदा हो गया है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर विवाद को और हवा दे दी। पहले संसद, फिर एक जनसभा में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर संवैधानिक पद का मजाक उड़ाया। तुर्रा ये कि कला का नाम देकर बनर्जी इसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसे संवैधानिक पद का मजाक बताकर टीएमसी के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी हमलावर है। कोई किसी को असंस्कार के लिए जेल नहीं भेजता है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वाले ममता जी की दम पे, कल्याण बनर्जी हो या कोई भी हो, अहंकार उनकी चरम पे है। अगर देश की संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, अगर देश की किसान की पुत्र को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे, प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। कल्याण बनर्जी, टीएमसी या इंडी गठबंधन को इस बात का कोई मलाल नहीं, उनको कोई अफसोस नहीं कि उन्होंने संवैधानिक पदों का अपमान किया है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और पूरे इंडी अलायंस की शय है। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, वो शय दे रहे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ममता बनर्जी भी जो कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब वो शय और समर्थन दे रही है। मिमिक्री तो आर्ट है, लेकिन वो आर्ट करने की जगह लोकसभा नहीं है। आपको अगर मिमिक्री करना है तो कपिल शर्मा शो में जाइए, या बंगाल में मिराक्केल बोल के एक कॉमेडी शो होता है, उसमें भी जा सकते हैं। बाकी जो चैनलों में कॉमेडी शोज होते हैं उसमें जाना चाहिए उनको। लेकिन लोकसभा के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के, अगर आपके दिमागी हालत ऐसा है कि आप लोकसभा के सीढ़ियों के ऊपर बैठ के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिमागी रूप से फिट नहीं है एक सांसद बनने के लिए। गौरतलब है कि संसद भवन परिसर में 19 दिसंबर को कुछ सांसद संसद के मकर द्वार पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी खड़े होकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने लगे। बाकी सांसद ठहाके लगा रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, जिसके बाद एक बड़ा विवाद पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी का किया हुआ एक वादा पूरा हुआ। 2 साल से बकाया धान का बोनस 12 लाख किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का फैसला लिया गया है। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से खास बातचीत की है। सर, मोदी गारंटी का किया हुआ वादा पूरा हुआ। देखिए, मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसमें आज एक वादा पूरा किए हैं। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 2 साल का जो बोनस उनका पेंडिंग था, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, करीब 3700 करोड़ रुपया। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, इसका शुभारंभ किए हैं सुशासन दिवस के अवसर पर, और इसमें मुख्यमंत्री के कक्ष से विभागों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी इस पोर्टल में करीब 25 विभाग शामिल है, धीरे धीरे और भी विभाग इसमें शामिल होंगे, और मुख्यमंत्री अपने कक्ष से सारे विभागों का इस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में वंचित हो गए थे, तो कैबिनेट के प्रथम बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। पूरे देश में क्रिसमस पर उत्सव का माहौल है। आधी रात में लोगों ने चर्चों में प्रार्थना की और अमन चैन की दुआ मांगी। प्रभु ईसा मसीह के जन्म का उत्सव क्रिसमस कैरोल के साथ लोगों ने सेलिब्रेट किया और शांति और सौहार्द का संदेश भी दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
देश और दुनिया में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस की रौनक देखने को मिली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ईसाई समुदाय के सदस्यों के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के तौर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और कोई इससे अछूता न रहे। पीएम मोदी ने कहा कि जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें समाज के लिए न्याय हो और समाज समावेशी हो। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं। पीएम ने ईसाई समुदाय के साथ अपना आत्मीय नाता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य के साथ विकास यात्रा को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इस विकास यात्रा में हमारे सबसे महत्वपूर्ण साथी अगर कोई हैं तो वो हमारे युवा है। निरंतर विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे युवा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट और हेल्दी रहे। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्रिसमस के शुभ अवसर पर दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष ने वहां मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। वहीं पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में क्रिसमस ईव मास की अध्यक्षता की और अपने उपदेश में पवित्र भूमि पर चल रहे संघर्ष के बारे में बात की। वैसे तो क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग केक काटकर क्रिसमस का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी भेंट करते हैं। इस पर में केक और गिफ्ट के अलावा एक और चीज का विशेष महत्व होता है, वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के पर्व पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय
अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और अब बात अयोध्या की। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को भव्य बनाया जा रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या का सौंदर्यीकरण भी तेजी से हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या को सजाने की तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मानो श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव दोबारा लौट रहा है। श्री राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर शहर में बन रहे हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य अंतिम दौर में है। त्रेता युग की महिमा को दर्शाने वाले अत्याधुनिक और भव्य रेलवे स्टेशन में पौराणिकता और आधुनिकता का समावेश साफ तौर पर देखा जा सकता है। रेलवे का जो आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बाहर से आपको पूरा मंदिर के स्वरूप का लगेगा। काफी बेहतर है, उसमें पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 50,000 से 60,000 सर्कुलेशन कैपेसिटी है उसकी है, और वो केवल फेज 1 है। ये फेज 1 का स्टार्ट होगा, अभी हम का इनॉग्रेशन होगा। फेज 2 का भी और भी उसको हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अयोध्या में 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में स्थापित कर रही है। साथ ही उन्होंने अयोध्या आने वाले भक्तों से तुलसी का एक पौधा साथ लाने और भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करने का आह्वान किया। हमें प्रकृति भी चाहिए और हमें प्रगति भी चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। तो नेचर और कल्चर, तो निश्चित रूप से अयोध्या प्रकृति से सुसज्जित होगा। सैकड़ों वर्षों के बाद ये रामलला जी विराजमान होने जा रहे हैं, और उस उपलक्ष्य पर संपूर्ण अयोध्या को हर तरह से पर्यावरणीय पौधे और हर प्रकार से सुसज्जित करके, ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो, प्रकृति का भी संवर्धन हो। महोत्सव में गायिका स्वाति मिश्रा ने विख्यात कथावाचक पद्म भूषण जी महाराज का भजन राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी पेश किया। दरअसल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राम राज्य के मार्ग को प्रशस्त करेगा, जिसकी परिणति देश में शांति और सद्भाव की स्थापना होगी। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत और धर्माचार्य भी शामिल हुए। विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, और एक राम भक्त के रूप में, एक राष्ट्र भक्त के रूप में देश और दुनिया के राम भक्तों की ओर से मुख्य यजमान के रूप में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। श्रद्धालु अयोध्या में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए हैं, लेकिन जैसे सुन रहे थे वैसा ही मिल रहा है हमको, उससे अच्छा मिल रहा है। बल्कि स्टेशन तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए। जैसे एक बार हमने रिक्वेस्ट करी कि एक बार हमें देखने दो, उन्होंने हमें आने दिया, तो हम चारों तरफ हमने वीडियो रील भी बनाई है इसकी अपनी, कि घर पे जाके बच्चों को दिखाएंगे। और बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर के देश में हम हैं यहाँ पे। आगामी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। इस तिथि का पूरी दुनिया के राम भक्तों और श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए साधु संतों के साथ ही देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात काशी तमिल संगमम की।
काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज के गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर पहुंचा। काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचा। संगम तट पर काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने आए इन लोगों का स्वागत किया गया। तमिलनाडु से आए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस पहल के जरिए दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। आज हम जहां भी जाते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हमारे देश की सराहना की जाती है। वो दक्षिण भारत वो उत्तर भारत दोनों को ये कनेक्टिंग के लिए एकदम अच्छा वाला पूरा आदमी का ये पूरा जाता है, कितना अच्छा स्वागत देता है। ये संस्कृति का ये पूरा अच्छा होता है इसमें, इसलिए हमारा भारत एकदम ऊपर हो गया, एकदम ऊपर। दुनिया में किधर किधर जाएगा वो जगह में पूरा अच्छा होता है। हम भी फॉरेन में काम किया, किधर जा रहा है ना उधर पूरा हमारा भारत का नाम बोलेगा ना एकदम आदमी लोग बोलता है, एकदम सैल्यूट देता है। इसका कारण हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी था। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी मौजूद रहीं। इस प्रतिनिधि समूह ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कौशल्या नंदगिरी ने लोगों से प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने की अपील की। तमिल जो यात्रा है और वो लोग आज प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में हम लोग ने उनका स्वागत किया। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य है कि विविधता में एकता को जोड़ना, एक बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग सब कोई मिल के उनका स्वागत किया, कार्यक्रम किया। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाना है, क्योंकि ये प्रयागराज महाकुंभ नगरी है, तीर्थों के राज प्रयागराज है। जब कोई मिलके हम लोग प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के ये मुहिम को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रयागराज जनपद के स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर तमिलनाडु से आए लोग काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देश कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट खबरें अंदाज में आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तराखंड के हरिद्वार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने कहा, देश की आजादी से लेकर सामाजिक और राजनीतिक विकास में भी संतों का अहम योगदान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मेडडेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को सशक्त बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल के तहत मेडडेक मित्र लॉन्च किया। चीनी फंडिंग के आरोपों में घिरे न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने वायदा माफ गवाह बनने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इसके लिए अर्जी दायर की है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।